मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी एंड ह्यूमन फ्यूचर, पारिस्थितिकी एवं मानव भविष्य। इसका पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ रहे हैं। देखिए, मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित किया है, ये ऐसा हम सब जानते हैं, और आज भी वह लगातार प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। अपने प्रारंभिक काल में मनुष्य की निर्भरता प्रकृति पर बहुत अधिक थी। उसकी सीमित आवश्यकताओं के कारण प्रकृति से मानव जितना भी लेता था, प्रकृति में उसका पुनर्भरण भी बड़ा आसानी से हो जाता था। वर्तमान समय में यह स्थिति पूर्णतया विपरीत हो चुकी है। मनुष्य की विकास यात्रा, जिसे हम भौतिक मानव, सामाजिक मानव, आर्थिक मानव एवं औद्योगिक मानव के रूप में जानते हैं, ने मनुष्य की आवश्यकताओं को अत्यधिक मात्रा में बढ़ा दिया, अर्थात अनंत कर दिया। और ऐसा होने से जो है, मानव की अनंत आवश्यकताओं ने प्रकृति को जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसको हम कुछ टॉपिक से समझेंगे। पहला, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। ये तीन जो ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनके कारण मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित किया है। सबसे पहला ले रहे हैं अपन जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसा प्रमाण बताते हैं कि संसार की जनसंख्या ईसा मसीह की मृत्यु के पश्चात लगभग 30 करोड़ आकी गई थी, जो सन 1650 में बढ़कर 45 करोड़ 50 लाख हो गई, और एक शताब्दी के पश्चात ये बढ़कर 72 करोड़ 80 लाख हो गई। यह द्रुत गति से वर्षानुवर्ष बढ़ती गई है, और जिसको निम्नांकित तथ्य स्पष्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें 1750 एडी में, तो लगभग 72 करोड़ 80 लाख जनसंख्या थी। 1859 के अंदर 117 करोड़ 10 लाख जनसंख्या के आसपास। इसी प्रकार सन 1950 जो एडी है, उसमें 150 करोड़ जनसंख्या। 1974 के अंदर 390 करोड़ जनसंख्या, और 1990 एडी के अंदर 530 करोड़ जनसंख्या, और सन 2000 में 640 करोड़ जनसंख्या अनुमानित की गई है। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर तीव्रता से होती जनसंख्या वृद्धि ने अनेक समस्याओं को न केवल उत्पन्न किया, अपितु उनकी भयावह स्थिति की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। प्रमुख समस्याओं में हम देखें तो स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, पोषक पदार्थ, खनिजों की कमी के साथ साथ आवास स्थलों की कमी भी प्रमुख समस्या मानी जा रही है। उपरोक्त समस्याओं का विज्ञान के माध्यम से निराकरण संभव है। इस दिशा में प्रयत्न भी लगातार चल रहे हैं, किंतु बढ़ती जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में इन समस्याओं का निदान जो है इतना सरल प्रतीत नहीं होता है। उदाहरण के लिए अन्न के उत्पादन को ही लिया जा सकता है, जो एक सीमा तक तो बढ़ाया जा सकता है, और इसके पश्चात अन्न का उत्पादन आगे और नहीं बढ़ता है। समस्या तो इसके वितरण से प्रारंभ होती है, जो कि सीधी जनसंख्या वितरण से जुड़ी होती है। जनसंख्या का असमान वितरण ही इसके मूल में उभरता है। दूसरा, जनसंख्या का असमान वितरण की बात करें, यह सर्वज्ञात तथ्य है कि पृथ्वी का 70% भाग मनुष्य के रहने के योग्य ही नहीं है। अतः मात्र 30% भाग पर ही मनुष्य निवास करता है। इस 30% भूभाग पर भी जनसंख्या का वितरण पूर्णतः असमान है। अनुमान लगाया गया है कि कुल जनसंख्या की 3/4 आबादी जो है वो यूरोप में रहती है। दक्षिण पूर्वी उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो है 3/4, कुल जनसंख्या की 3/4 आबादी यूरोप, दक्षिण पूर्वी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहती है। मात्र एशिया में ही विश्व की कुल जनसंख्या का 65% भाग निवास करता है। संयुक्त राष्ट्र तथा अनेक एजेंसियां जनसंख्या घनत्व तथा असमान वितरण के आधार पर अनेक निष्कर्ष प्रचारित एवं प्रसारित कर रही है। समेकित रूप से ये कहा जा सकता है कि अफ्रीकी देशों एवं भारत को ही सर्वाधिक समस्याग्रस्त देशों की श्रेणी में दर्शाया गया है। जनसंख्या वृद्धि और भारत की स्थिति देखें तो भारत में अत्यंत द्रुत गति से बहुत ही तेजी से आबादी बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार सन 1971 में भारत की आबादी सन 1921 से दुगुनी हो गई थी। वर्तमान में हम देखें तो प्रति 1000 पर 40 की जन्म दर आकी गई है। चीन में 1 वर्ग किलोमीटर में जहां 70 व्यक्तियों की उपस्थिति मिलती है, वहीं भारत में यह संख्या अनुमानित 112 के आसपास है।
चीन की भूमि भारत से कहीं अधिक है। माना जाता है कि हमारे देश में प्रति माह 12 लाख व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। सन 2000 में भारत की जनसंख्या 1 अरब को पार कर चुकी है। वैश्विक स्तर पर भारत की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का 15% है। इसके विपरीत विश्व में संपूर्ण उपलब्ध भूमि का 5.5% भूभाग ही केवल हमारा है। संसार में चीन के पश्चात आबादी की दृष्टि से हमारा देश भारत का दूसरा स्थान है और शायद अगली जो गणना 2021 में होगी उसके अंदर ऐसा संभावना लग रही है कि भारत जो है चीन को छोड़ के पहले स्थान पर काबिज हो सकता है। बढ़ती जनसंख्या के कारणों पर अगर हम दृष्टिपात करें तो यह हमें ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ बढ़ती आबादी का सबसे प्रमुख कारण जो है गरीबी और प्रदूषण है। हम आबादी पर नियंत्रण करके ही हमारे देश से गरीबी मिटाकर प्रदूषण को कम कर सकते हैं। बढ़ती आबादी से बेरोजगारी बढ़ रही है और यह भी हमारे देश की एक बहुत ही प्रमुख समस्या है। बढ़ती जनसंख्या के कारणों पर दृष्टिपात करने से हमें ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ बढ़ती आबादी का प्रमुख कारण गरीबी और प्रदूषण है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। भारत सरकार अनेक वर्षों से जनसंख्या की दर को कम करने की ओर प्रयत्नशील है। इस हेतु परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग का भी विशेष रूप से सहारा लिया जा रहा है। नियोजित परिवार के साथ द्वारा ही हमारे घरों तथा पूरे देश में प्रसन्नता का वातावरण निर्मित किया जा सकता है। हम उत्पादन बढ़ाकर भुखमरी की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वर्ल्ड वॉच का यह प्रतिवेदन बताता है कि भारत में भावी संतानों को पेट भर भोजन मिल पाना किसानों तथा वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं होकर वास्तव में परिवार नियोजन के पास है, प्रत्येक व्यक्ति के पास में है। अगर हम भारतवर्ष की बढ़ती जनसंख्या को देखें तो वर्ष 1901 में भारत की जनसंख्या करोड़ों में 23.93 करोड़ थी। 1911 में बढ़कर ये 25.20 करोड़ हो गई। 1921 के अंदर ये 25.43 करोड़ हो गई और 1931 में 27.89 यानी 27.89 करोड़ हो गई। 1941 में 31.86 करोड़, 1951 में 36.10 करोड़, 1961 में 43.92 करोड़ और 1971 में 54.74 करोड़, 1981 में 74.86 करोड़, 1991 में 84.50 करोड़ और वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारी जनसंख्या लगभग जो है 130 करोड़ के आसपास है। परिवार नियोजन की बात करें, फैमिली प्लानिंग अपने परिवार को सीमित रखने का उपक्रम करना ही परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग कहलाता है। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि एक तरह से आज के समय में अभिशाप सिद्ध हो रही है। सन 1978 में इसमें 1.9% की वृद्धि स्पष्ट रही है। दूसरे क्षेत्रों में भी वृद्धि दर कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। दूसरे क्षेत्रों में धीमी गति के कारण दैनिक बढ़ती जनसंख्या के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई आ रही है। प्रमुख दैनिक आवश्यकताएं निम्नानुसार मानी गई है: संतुलित आहार, वस्त्र, आवास हेतु मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। समेकित रूप से भारतीय जनसंख्या का विश्लेषण अगर किया जाए तो हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ 1 से 5 वर्ष तक के शिशुओं की संख्या कुल आबादी का लगभग 15% है। यह तथ्य ही परिवार नियोजन की आवश्यकता प्रतिपादित करने के लिए बहुत है। हमारे यहाँ जनसंख्या का आंकड़ा चरम सीमा पर पहुँच रहा है, अतः जनसंख्या अभिवृद्धि को येन केन प्रकार हमें रोकना ही होगा। सीमित परिवार होने से माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण उचित रीति नीति से कर सकते हैं। परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत छोटे परिवार को ही सुखी परिवार माना गया है। परिवार नियोजन हेतु उपाय क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इस संदर्भ में ये जानना परमावश्यक है कि संतानें भगवान की देन नहीं होती है। पुरुषों के वृषणों में शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है जिन्हें हम नर युग्मक कहते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों के अंडाणुओं में स्त्री के अंडाशयों में अंड निर्माण होता है जो मादा युग्मक कहलाते हैं। पुरुष व स्त्रियों के समागम के दौरान यदि नर युग्मक मादा युग्मक से मिल जाता है तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है और इससे युग्मनज या जाइगोट बनकर स्त्री के गर्भाशय में विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है। इसे समझकर ही संतानोत्पत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार को सीमित रखने के लिए शल्य क्रिया के अतिरिक्त भी प्राकृतिक एवं रासायनिक साधन विकसित किए गए हैं। कुछ प्रमुख
उपाय निम्नलिखित माने गए हैं। पहला, शल्य क्रिया ऑपरेशंस, यह उपाय बंध्याकरण या स्टरलाइजेशन कहलाता है। इसके अंतर्गत पुरुषों एवं स्त्रियों में स्थायी रूप से संतानोत्पत्ति को रोक दिया जाता है। सामान्य जो है शल्य क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। पुरुषों में ये वैसेक्टोमी कहलाती है और स्त्रियों में से ट्यूबक्टोमी कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे जो है नसबंदी कहा जाता है। पुरुषों में शल्य क्रिया द्वारा शुक्र वाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है। इसी प्रकार स्त्रियों में भी अंड वाहिनियों को शल्य क्रिया द्वारा काट कर बांध देते हैं और इसे जो है जनसंख्या को रोकने का स्थायी साधन माना जाता है और स्थायी साधन के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। दूसरा, प्राकृतिक साधन। सनातन धर्मावलंबियों के प्राचीन शास्त्रों में संतानोत्पत्ति मात्र धार्मिक उत्तरदायित्व को निर्वहन हेतु मानी जाती है। एक या दो संतान के पश्चात ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। यह रीति जनसंख्या नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तीसरा है यांत्रिक विद्या। परिवार को सीमित रखने के लिए कई प्रकार की यांत्रिक विधियां भी काम में ली जाती है। वर्तमान में यह विधियां सर्वसुलभ एवं लोकप्रिय भी हैं। यह पुरुषों व स्त्रियों के लिए पृथक पृथक होती हैं। इनमें निरोध, कॉपर टी, डायफ्राम, वॉल्ट कैप, लूप्स, लिपेप्स लूप आदि मुख्य मानी जाती है। चौथा, कुछ रासायनिक औषधियाँ। अनेक प्रकार की रासायनिक औषधियाँ वर्तमान में बाजार में उपलब्ध है। इनके प्रयोग से स्त्रियों में निषेचन क्रिया नहीं हो सकती है, फलस्वरूप संतानोत्पत्ति रुक जाती है। ये औषधियाँ आयुर्वेदिक, एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक तथा यूनानी प्रकार की होती है और इनका प्रयोग करने से पूर्व चिकित्सा अधिकारी से परामर्श करना आवश्यक माना गया है। पांचवा, गर्भाशय को बाहर निकाल देना। विशेष स्थितियों में गर्भाशय को ही स्त्री शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह भी शल्य क्रिया द्वारा, सर्जरी द्वारा किया जाता है। इसमें भी गर्भ ठहरने की संभावना समाप्त हो जाती है। उपरोक्त विधियों हेतु सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती है तथा सीमित परिवार हेतु प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। फिर भी परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो हमारे देश में असफल होने के कगार पे है और इसके मूल जो कारण है, मुख्य कारण वो क्या है? पहला, रूढ़िवादिता है। दूसरा, अशिक्षा। तीसरा, निर्धनता। चौथा, आर्थिक विपन्नता के अतिरिक्त बच्चों की मृत्यु दर का अधिक होना भी एक आधारभूत कारण है। पहला, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ मैन ओवर एनवायरमेंट। मनुष्य विशेष रूप से भौतिक पर्यावरण को सीधे तौर पर निम्नानुसार प्रभावित कर रहा है। पहला, संसाधनों को प्राप्त करके, बाई अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, व्यावहारिक नियंत्रणों द्वारा, बाई बिहेवियरल कंट्रोल। तीसरा, जैव भौतिक सीमाओं द्वारा, बाई बायोफिजिकल लिमिटेशंस। पहला, मानवीय व्यवहार के कारण पर्यावरण 3 स्तरों पर प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार की धारणा प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेट्स ने 1966 में प्रतिपादित की और ये 3 स्तर निम्नानुसार माने गए हैं। पहला, भौगोलिक जलवायु, ज्योग्राफिकल क्लाइमेट। दूसरा, पारिस्थितिकी जलवायु, इको क्लाइमेट। तीसरा, सूक्ष्म जलवायु, माइक्रो क्लाइमेट। मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य प्रारंभ से ही संबंध बदलते रहे हैं। इन बदलते संबंधों का अध्ययन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। इस अध्ययन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कारण यह है कि मानव क्रियाओं से प्राकृतिक वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, विशेषकर कुप्रभावों को भलीभांति जाना जा सकता है। अध्ययन की सुगमता हेतु प्रारंभ से ही मानव और प्रकृति के परिवर्तित संबंधों को 4 भागों में अध्ययन करते हैं। पहला, भोजन संग्रह एवं आखेट काल, पीरियड ऑफ फूड कलेक्शन एंड हंटिंग, जब मानव भोजन संग्रह और आखेट करता था। दूसरा, पशु पालतूकरण एवं चारण काल, पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, पेस्टोरलिज्म। और तीसरा है पौध घरेलूकरण एवं कृषि काल, पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। और चौथा, विज्ञान, तकनीक एवं औद्योगिक काल, पीरियड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहला देखें अपन तो वो है भोजन संग्रह एवं आखेट काल, पीरियड ऑफ फूड कलेक्शन एंड हंटिंग। यह काल खंड मानव सभ्यता एवं संस्कृति का प्रारंभिक काल था। इस समय में मनुष्य अन्य जीवों की भांति प्राकृतिक पर्यावरण का ही एक भाग माना जाता था, एक भाग मात्र था। सामान्यतः मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य जीवों की भांति ही करता था। सने सने भोजन को संग्रह करना और उसके भी पूर्व गुफाओं जैसे सुरक्षित स्थानों में रहने की कला मनुष्य से सीखी होगी। आदिकाल में तो मनुष्य को स्थायी आवास की आवश्यकता नहीं थी, किंतु बाद में जब अग्नि का आविष्कार उसने कर लिया तो मानव ने आग के उपयोग से पर्यावरण में अपने लाभार्थ व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया होगा।
इस प्रकार से आदि मानव ने अपने प्रारंभिक काल में पर्यावरण पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। दूसरा है पशु पालतूकरण एवं चारण काल, पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, पेस्टोरलिज्म। आदि मानव की जो जो आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो उनकी पूर्ति के लिए पशुओं का वो पालतूकरण, पशुओं को चराने की प्रक्रिया उसने प्रारंभ की। दूध की प्राप्ति के लिए दुधारू पशुओं को पकड़ उनका पालना प्रारंभ हुआ होगा। इसी प्रकार मांस की प्राप्ति के लिए भी पशुओं विशेषकर छोटे पशुओं को पालने की क्रिया प्रारंभ हुई होगी। इस पशु पालतूकरण की प्रक्रिया के साथ ही आदि मानव समूह में रहने लगा होगा, ताकि समूह में रहकर स्वयं की तथा पालतू जानवरों की समुचित रक्षा की जा सके। तीसरा है पौध घरेलूकरण एवं कृषि काल, पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। मानव के घुमंतु जीवन के दौरान अपने द्वारा खाए गए फलों और पौधों के बीज यहाँ वहाँ गिरने से पुनः पौधों के उत्पन्न हो जाने को देखकर आदि मानव में पौध घरेलूकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई होगी तथा कृषि करने की स्थिति बनी होगी। जल, जमीन तथा बीजों की उपलब्धता से स्थायी निवास प्रारंभ होकर सने सने नदी घाटी का विकास हुआ होगा। पृथ्वी पर मनुष्य जाति के जीवों की अत्यल्प संख्या होने से पर्यावरण प्रभावित नहीं हुआ था तथा अनुकूल परिस्थितियां बनी रही होंगी तथा विकास की द्वारा बढ़ने के संकेत उस काल में मिलते हैं। चौथा है विज्ञान, तकनीक तथा औद्योगिक काल, पीरियड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। 19वीं सदी को विज्ञान, तकनीक और औद्योगिकरण की दृष्टि से प्रारंभिक काल खंड माना जाता है। इस समय अर्थात 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नए नए अनुसंधानों तथा विकास की नित नई तकनीकों के फलस्वरूप एक प्रकार की क्रांति सी होने लगी तथा भौतिक मानव औद्योगिक मानव में बदलने लगा। मानव की सुख सुविधा के संसाधन बढ़ते गए, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन भी तीव्रता से बढ़ने लगा। फलतः मानव जनसंख्या में भी तीव्रता से वृद्धि होने लगी। मानव में प्रकृति पर विजय पाने की इच्छा बलवती होने के साथ ही मानव बढ़ती जनसंख्या हेतु आवास, भोजन एवं कपड़े आदि के लिए अपनी बुद्धि एवं कौशल का उपयोग करने लगा। थैंक यू।